दोस्तों नमस्कार। अगर बैंक अपनी पहली जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ ले, रिजर्व बैंक भी यही काम करे, यानी उसकी जो बेसिक जिम्मेदारी है उसी से वो पल्ला झाड़ ले और संसद उस पर आंख मूंद ले, तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसे मुहाने पर क्या इस देश को लाकर खड़ा कर दिया है जहां किसी दिन हो सकता है आपके पास यह खबर आए कि वाकई रिजर्व बैंक कंगाल हो गया है। कोई बैंक डूब रहा हो तो रिजर्व बैंक के पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वह अपने पैसे के जरिए उस बैंक को संभाल ले, या फिर जनता का जो पैसा उस बैंक में जमा है वह जनता को पैसा बैंक के मार्फत से मिलने लग जाए। ऐसे में पार्लियामेंट की भूमिका क्या होगी? इस देश के भीतर में महंगाई बढ़ती चली जाए और वाकई किसी की कोई जिम्मेदारी बनेगी नहीं। वो रिजर्व बैंक हो या वो सरकार हो, वो पार्लियामेंट हो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आइए आज जरा इस देश के सच को समझते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसमें जनता का पैसा जब बैंकों में जमा होता है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकों की यही होती है कि जनता के पैसे को वो मैनेज करे। और मैनेज का मतलब यह होता है कि जनता के अनुकूल उस पैसे का रिटर्न जनता को मिल सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? रिजर्व बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के भीतर में इन्फ्लेशन पर वह रोक लगाए, यानी महंगाई नहीं बढ़े। लेकिन महंगाई पर अगर लगातार लगाम कसने में रिजर्व बैंक फेल होता चला जाए तो फिर बात पार्लियामेंट की आती है और पार्लियामेंट उसके बाद रिजर्व बैंक से जवाब मांगता है। लेकिन ना तो संसद जवाब मांगती है, ना आरबीआई जवाब देता है, और ना ही बैंकों के जरिए जो जनता का पैसा कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है वो वापस आ पाता हो। तो ये सारी परिस्थितियों के भीतर क्या वाकई ये पॉलिसी की गड़बड़ी है, या फिर सरकार ने नकेल अपने जरिए अब बैंकों और रिजर्व बैंक पर भी कुछ इस तरीके से कस ली है कि वो जहां चाहती है उसी रूप में पैसा डाइवर्ट होता है। और होते होते पहली बार यह स्थिति आ गई कि सरकार ने तय किया था कि इस बार रिजर्व बैंक के पास जो सरप्लस मनी होगी, यानी जो डिविडेंड होगा, वह जितना होगा उससे आधे से भी कम इस बार रिजर्व बैंक के पास सरप्लस मनी आ पाई। यानी रिजर्व बैंक भी कहीं कंगाल होने की परिस्थिति में सरकार ने लाकर खड़ा तो नहीं कर दिया। ये ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को सरकार छुपा ले जाती है। ये ऐसे फैक्ट है जो आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था का रुख क्या होने वाला है ये उस दिशा में अंकित करते हैं। हमें लगता है कि आज इन बातों को समझिए, क्योंकि बजट में सरकार ने कहा था कि इस बार रिजर्व बैंक से लगभग 74,000 करोड़ 74,000 करोड़ रुपए डिविडेंड आएंगे और बजट देश का अलग अलग जगहों से जो पैसा आता है उसी के जरिए क्रिएट किया जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक के पास इस बार सरप्लस मनी 74,000 करोड़ नहीं थी। इस बार उसने सिर्फ 30,307 करोड़ रुपए ही सरकार को दे पाई, यानी यही स्थिति उसकी थी। और रिजर्व बैंक में इससे पहले जो नेट प्रॉफिट होता था उसका समूचा हिस्सा कभी सरकार लेती नहीं थी। लेकिन 2017-18 में जब उर्जित पटेल ने इस बात का विरोध किया कि सरकार को वह उतना पैसा नहीं दे सकते हैं जितना सरकार मांग कर रही है, तो फिर उर्जित पटेल को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद एक जलान कमेटी बनाई गई और जलान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार जितना पैसा चाहती है उतना रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा, यानी जो भी सरप्लस मनी होगी सभी देना पड़ेगा। और यह स्थिति इस देश के भीतर में बनती चली गई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले जो प्रॉफिट होता था उसका एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर सरकार के पास जाता था और यह बरसों बरस से चला आ रहा है। लेकिन इस दौर में स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि जो सरकार ने चाहा और तय किया कि रिजर्व बैंक को इतना लाभ इस साल होगा और इतना पैसा बजट के हिसाब से उसके खजाने में आ जाएगा, संयोग से वह आधे से भी कम है और पिछली बार की तुलना में सिर्फ 31%। ऐसी स्थिति अगर रिजर्व बैंक की आ गई है तो कल्पना शुरू कीजिए कि कोई बैंक अगर डूब रहा है तो उसे बचाएगा कौन? लक्ष्मी वैश्य बैंक आपको याद है, यस बैंक आपको याद है, डीएचएलएफ आपको याद है। ये सारी चीजों को डूबने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक के पास पैसे नहीं थे। एक बैंक को सिंगापुर के बैंक को बेच दिया गया, दूसरी तरफ जिन लोगों का माल डूबा, पैसा डूबा, वह जिन
परिस्थितियों में थे, उन परिस्थितियों से आज तक उबर नहीं पाए हैं। तो जरा तथ्यों पर गौर करें, उसके बाद समझने की कोशिश करें इस देश की अर्थव्यवस्था ने इस देश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नियम यह कहता है कि अगर 4 महीने तक लगातार महंगाई बढ़े तो पार्लियामेंट को आरबीआई से जवाब मांगना होगा और आरबीआई को जवाब देना होगा। और महंगाई दर लगातार बढ़ती चली जा रही है और बीते 6 महीनों से लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, लेकिन पार्लियामेंट ने आरबीआई के बोर्ड से कोई जवाब नहीं मांगा और आरबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि रिजर्व बैंक के बोर्ड में भी सरकार के ही लोग बैठे हैं। उसमें एक शख्स गुरुमूर्ति जी भी हैं। गुरुमूर्ति जी कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, गुरुमूर्ति जी कभी पत्रकार हुआ करते थे। गुरुमूर्ति जी एक वक्त इस देश के भीतर की तमाम गड़बड़ी परिस्थितियों में स्वदेशी का राग भी जपते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में वह रिजर्व बैंक के बोर्ड में अभी शामिल है जब से मोदी सरकार आई है। और बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों बेंगलोर में जब बैठक हो रही थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी थी। उसमें गुरुमूर्ति जी ने कहा, एक मलयालम शब्द का यूज किया, काजी चड़ीकल। इसका मतलब होता है कि दाढ़ी बनाने के बाद जो बाल निकलते हैं उसको जो फेंक दिए जाते हैं, उन बालों की तुलना उन्होंने बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों से की और वो अपनी बात पर अडिग रहे। यानी रिजर्व बैंक के बोर्ड के भीतर के सदस्यों का नजरिया इस देश के बैंकों के कर्मचारियों को लेकर क्या है, यह पहली नजर आपकी आंखों के सामने साफ हो गई। दूसरी बात यहीं से निकलती है कि क्या वाकई रिजर्व बैंक की स्थिति खास्ता हो चली है, क्योंकि रिजर्व बैंक जब अपने तौर पर जो उसको कमाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जो एक लिहाज से विदेशी करेंसी के हिसाब से जुड़ी हुई होती है, सोने का जो वहां पर रखरखाव होता है उससे जुड़ी हुई होती है। ये सारी परिस्थितियों में अगर देखें तो जो नोट छापे गए अब उसका इंटरेस्ट भी देना है, रिटर्न को मैनेज भी करना है, रुपी को मैनेज करना है, क्रॉस करेंसी को मैनेज करना है, रेपो रेट के जरिए जिस तरीके से रिजर्व बैंक पर बोझ पड़ा, इन सारी परिस्थितियों ने पहली बार रिजर्व बैंक को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वह सरकार द्वारा निर्धारित रकम को देने की स्थिति में भी नहीं थी। इससे पहले रिजर्व बैंक के पास पैसा रहता था और रिजर्व बैंक उसमें से लगभग औसतन जो एक लकीर खींची हुई थी 50 से 55 हजार करोड़ रुपए की, वह दे देती थी। लेकिन उसके भी एट पार जाने की परिस्थिति में पहली बार मोदी सरकार आई और उन्होंने कहा, जी नहीं, हमें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और यहीं से यह बात निकलती है कि आखिर कितना पैसा किस रूप में पहले रिजर्व बैंक का निकलता था और अब कितना निकलता है। ध्यान दीजिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार रिजर्व बैंक को कंगाल बनाने की परिस्थिति में आज हम आपको बहुत पहले लिए चलते हैं। मनमोहन सिंह साल 8 बरस, मोदी सरकार के 8 बरस, रिजर्व बैंक से मनमोहन सिंह ने 8 बरस यानी 2006 से लेकर 2014 तक जो कुल पैसे लिए रिजर्व बैंक से डिविडेंड के तौर पर, वो सब मिला के 1,01,689 करोड़ रुपए थे। 1,01,689 करोड़ रुपए। और इन 8 बरस में मोदी सरकार ने जो रिजर्व बैंक से पैसे लिए वह कुल मिलाकर 5,74,976 करोड़ यानी 5 गुना ज्यादा लिया गया। अगर उस वक्त के रुपए की तुलना और आज के रुपए की तुलना के मद्देनजर भी आकलन किया जाए तो भी यह लगभग 4 गुना ज्यादा की परिस्थिति में मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक से पैसा लिया है। बरस दर बरस देखते चले जाइएगा तो 14-15 में जब मोदी सत्ता आती है तो 65,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लेती है। उससे ठीक पहले मैक्सिमम पैसा लिया गया था मनमोहन सिंह के काल में 2013-14 में 52,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 33,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 16,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 15,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 11,000 करोड़ रुपए। यह मनमोहन सिंह सरकार की परिस्थितियों का था। लेकिन इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो नेट प्रॉफिट रिजर्व बैंक को होता था यह समूचा नहीं लिया जाता था। यह समूचे का मतलब यह है कि जो कमाई हो रही है, जैसे इसको अगर आप एनालिसिस करें, खास तौर से जब मंदी का दौर था, विश्व मंदी यानी 2008-9 में चले जाइए, रिजर्व बैंक का नेट प्रॉफिट 33,000 करोड़ का था। मनमोहन सरकार ने तब 25,000 करोड़ रुपए लिए थे। उस समय नेट प्रॉफिट उसके अगले साल 2009 में 27,000 करोड़ रुपए था। मनमोहन सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए लिए थे। इसी तरीके से उसके बाद 2010 में 23,000 करोड़ रुपए आरबीआई की प्रॉफिट थी, 15,000 करोड़ रुपए थे। लेकिन
2016 के बाद से परिस्थिति भारत में बदलती है। जो भी नेट प्रॉफिट रिजर्व बैंक का, वो सारा पैसा सरकार के पास डिविडेंड के तौर पर, और 65,000 करोड़ से शुरू होते होते मैक्सिमम चला गया था 18-19 में 1,75,000 करोड़ रुपए। पिछले बरस 99,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिए थे, और पिछली बार की तुलना में इस बार 31% ही पैसा आ पाया। उस बार 99,000 करोड़ था, इस बार 30,307 करोड़ रुपए है। यानी रिजर्व बैंक की स्थिति भी खस्ता हो चली है। और इसके ठीक समानांतर जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो इसको इससे भी समझिए कि पहली बार जो हमारे यहां विदेशी करेंसी जो डॉलर के तौर पर जमा होती है, उसमें भी गिरावट आने लगी। और गिरावट सिर्फ अगर मई के महीने को हम लोग देखें तो इसमें लगभग $7 बिलियन इस महीने कम हुआ। यानी मई के शुरू में लगभग $600 बिलियन था। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये $593 बिलियन हो गया है। यानी 54,000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं सिर्फ इसी बरस। जो डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य की स्थिति आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है, और अलग अलग तरीके से जो भारत को पैसे की करेंसी की जरूरत जो पड़ रही है, उसमें सरकार को जो खजाने से पैसा निकालकर इंटरनेशनली जो भी मामले इंपोर्ट किए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स, उनकी एवज में डॉलर में ही देना पड़ता है। वो डॉलर कहां से आएगा? तो इसी जगह से आएगा। ये पहली बार हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी नीचे जा रहे हैं। $593 बिलियन का मतलब होता है लगभग 46,14,000 करोड़ रुपए। 46,14,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में हमारे पास भारतीय करेंसी के तौर पर डॉलर मौजूद है, जो कि $593 बिलियन होता है। पहले हफ्ते में ये $600 बिलियन था, यानी 46.69 करोड़ रुपया तब था। उसमें कमी आ गई। पहले राउंड की यह स्थिति है। दूसरी बड़ी स्थिति है कि सरकार एक चीज को लेकर बड़ी खुश हो जाती है, और जो भी चीजें जरा सी पॉजिटिव आती है उसमें पीठ ठकठकाती है। उसमें पहला प्राइमरी हिस्सा तो यह आ गया कि आरबीआई का काम था किसी भी हालत में महंगाई को कम करना। अब सरकार ने रिपोर्ट नहीं मांगी, यानी पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी नहीं गई, क्योंकि आरबीआई बोर्ड के भीतर सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही हैं। तो इसका असर यह हुआ कि ना तो जीएसटी पर चर्चा होगी, ना एक्साइज ड्यूटी कम हो उस पर चर्चा होगी, ना रिजर्व बैंक के कोई अधिकारी बताएंगे, ना सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा। तो यानी एक तरीके से पीएमओ अपने तौर पर क्या डिसीजन लगातार ले रहा है, और इस पर कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। आखिरी बार उर्जित पटेल की आवाज आई थी, उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी कि संभालेंगे कैसे चीजों को, और चीजें ढहती चली गई, जो आज की स्थिति में यहां आकर खड़े हैं। यह पहली स्थिति है कि आप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। आरबीआई महंगाई, इन्फ्लेशन को कम कर पाने की स्थिति में नहीं आ पाया। रिपोर्ट उसने नहीं दी, पार्लियामेंट ने आंखें बंद कर ली, रिपोर्ट उसने नहीं मांगी, पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं कि रिजर्व बैंक की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर रहा है। दूसरी स्थिति उसके बाद तुरंत बैंकों से जुड़ जाती है। बैंक जो कर्ज देते हैं कॉरपोरेट्स को, और कॉरपोरेट्स उस कर्ज को लेकर जिस मात्रा में लौटाना चाहिए, अगर वो सिर्फ 30%, 35% ही लौट पा रहा है और बाकी 60% नहीं लौट पा रहा है, तो अगला सवाल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के पैसे को ठीक तरीके से मैनेज कर जनता के अनुकूल परिस्थितियों को बनाना है, लेकिन यहां खेल उल्टा हो गया। इंटरेस्ट रेट हमारा कम होता चला गया, ईएमआई हमारी बढ़ती चली गई। हम किसी भी चीज को लेकर लोन लेंगे तो हमें चुकाने में जो पैसा और देना पड़ेगा, वह इस देश की महंगाई के साथ अगर जुड़ जाएगा तो रुपए की वैल्यू एक झटके में 100 रुपए के बदले 90 रुपए में आकर खड़ी हो जाती है। तो जनता के अनुकूल और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैंकों ने पल्ला झाड़ा, रिजर्व बैंक ने पल्ला झाड़ा, सरकार ने आंखें मूंद ली। यह एक बेसिक लाइन इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस पर कर्ज होता है कभी उसको उस रूप में लोन नहीं दिया जाता है। यहां पर एक सवाल आपके जहन में अडानीज को लेकर आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 1,57,000 करोड़ रुपया कर्ज था, वो बढ़कर इस साल 2,20,000 करोड़ रुपया हो गया। फिर भी लोन उन्हीं को दिया जाएगा। मान लीजिए उन्होंने एसीसी सीमेंट और दूसरा 2 सीमेंट कंपनियां जो ली हैं, वो कहां से पैसा आएगा? बैंक से ही लोन लिया जाएगा। और अब जानकारी आ रही है कि वो हेल्थ सेक्टर में भी जाने को तैयार खड़े हैं। किसी भी हालत में हेल्थ सेक्टर में वो खास तौर से जो सरकार की कंपनी है, सरकारी फार्मा कंपनी है HLL हेल्थ केयर, उसको खरीदने के लिए 2 कंपनियों में अब होड़ लग गई है। एक कंपनी है पिरामल।
पिरामल चाहती है कि ये अब हम ले पाए, पिरामल हेल्थ केयर, उसकी इच्छा है कि वो खरीद ले। और दूसरी तरफ जो नई कंपनी AHVL यानी अडानी हेल्थ वेंचर लिमिटेड हेल्थ केयर जो बनाई गई है, वो कह रही है सरकार की कंपनी हम ले लें। तो सरकारी कंपनियों की लूट है और कॉरपोरेट उसको खरीदने पर आमादा है, क्योंकि उसके जरिए उसकी नेटवर्थ, शेयर मार्केट में चीजों को आगे बढ़ाना और उसके जरिए लोन लेना, यह पूरी एक साइकिल है जो सिर्फ कॉरपोरेट के कैपिटल के लिए रची जा रही है। जनता इसमें से एक झटके में गायब हो गई। तो सवाल यह है कि जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बैंक उन्हीं को लोन देगी, क्योंकि वह सरकार के ब्लू आइड वाई हैं। और अगर वो इतने प्रिय हैं सरकार के, तो कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर का बोलेगा? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बैंक में जिसे चेयरमैन बनना है, जिसे आगे बढ़ना है, वह भी तो सरकार के ब्लू आइड बॉय होने के लिए काम करना शुरू करेगा, तो बिना मांगे उसको देता चला जाएगा। इन परिस्थितियों में यहां पर एक लाइन का जिक्र LIC का जरूर होना चाहिए। मसलन कल ही जब शेयर बाजार बंद हुआ तो वह लगभग 1500 अंक ऊपर में था, लेकिन LIC के शेयर नीचे आ रहे हैं, 826 रुपए पर आ गए। यानी 900 प्लस में होना था, उसमें कम खुला, 889 रुपीज में खुला, वह अब 826 पर आ गया। तो कैसे बाजार को मैनेज करना है और कैसे अपनों को लाभ पहुंचाना है, यह एक बेसिक ढांचा निकलकर साफ तौर पर उभर के सामने आता है। पहले राउंड की स्थिति है कि बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, RBI रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, लेकिन इन सब के बीच एक बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी ही इकोनॉमिस्ट है दीपान्विता मजुमदार, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार जो कहती है इस देश में MSME को लेकर, सरकार जो कहती है कि हमने प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक बराबर बना रखी है, सरकार जो कहती है कि हमने इस दौर में सभी इंडस्ट्रीज को लेकर कहीं ना कहीं राहत और रियायत के तौर पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं और वो भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन वो रिपोर्ट क्या कहती है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, वो रिपोर्ट में देखिए उनका बहुत साफ कहना है कि देश का बिजनेस जो है वो बड़ी कंपनियों में सिमट रहा है। यानी मध्यम और छोटी कंपनियों की जो फिक्स्ड एसेट था वह भी कम होते जा रहे हैं, वो सिमटते चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 2021-22 यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर को देखिए तो MSME की तकरीबन 1500 कंपनियों के जो फिक्स्ड एसेट थे वह 1500 करोड़ रुपए कम हो गए, इतने कम हो गए। एग्जैक्ट डाटा 1467 1467 कंपनी के 1547 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है 774 कंपनी ऐसी थी जिनमें निवेश बढ़ा और ये 21,605 करोड़ का निवेश बढ़ गया। आप कल्पना कीजिए। उसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो टोटल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ देश की 10 बड़ी कंपनियों में जितना इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जितनी बड़ी तादाद में हुआ, उतना इन्वेस्टमेंट बाकी सारी कंपनियों को मिला दीजिएगा तो भी उनका कम है। ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। तो चीजें, पैसे कैसे सिमटते चला जा रहा है। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, निवेश कहां पर ज्यादा हो रहा है और किन कंपनियों में कम हो रहा है। इसके जरिए भी आप समझ पाएंगे कि सरकार किन कंपनियों को बेचकर अपने मित्रों को लाभ देना चाहती है। आपके जहन में BPCL तुरंत आएगा। यहां पर हम इसलिए BPCL का जिक्र कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यह इनके डिसइन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वह क्रूड ऑयल में हो रहा है, ऑटोमोबाइल में हो रहा है, इंडस्ट्रियल गैस में हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर केमिकल्स है, टेलीकॉम है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है। लेकिन जहां पर निवेश नहीं हो रहा है उसमें लॉजिस्टिक है, टेक्सटाइल है, आयरन स्टील है, इंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर तक में कम हो रहा है, एविएशन में कम हो रहा है, एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी में कम हो रहा है। इन जगहों को लीजिए और उन जगहों को लीजिए और वो जगह किस कॉर्पोरेट के पास कौन सी कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, इससे कुछ चीजें और साफ होने लगेगी। दूसरी चीज, सरकार जिन कंपनियों को बेचती है, संयोग से उन कंपनियों के प्रोडक्ट या जिन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई वो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के समानांतर में, पैरेलल में कॉर्पोरेट उन्हीं कंपनियों को खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है। और सरकार की जो संस्था है दीपम, उसी दिशा में काम करती है जिससे वो बिक जाए। और मिनिस्ट्री उसी दिशा में कहती है हाँ ये प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है, इसको मोनेटाइज करना जरूरी है, इसकी कीमत बोली लगानी जरूरी है, इससे कुछ सरकार को लाभ हो जाएगा।
यानी ये पहली बार है कि मोनोपोली कॉरपोरेट की, वह भी एक या दो कॉरपोरेट की इस देश में इतनी ज्यादा है और उनके ऊपर बैंकों का कर्ज इतना ज्यादा है कि खुदा ना खास्ता इस देश के भीतर में, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो जाए कि अगर कोई स्थिति इस देश में पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति आती है और ये कॉरपोरेट मित्र अगर इस देश के भीतर से निकल चलते हैं, जो हमने एक लंबी फहरिस्त देखी है। मेहुल चौकसी को पीएमओ में बैठे हुए किसने नहीं देखा जब प्रधानमंत्री ने कहा चौकसी भाई, मेहुल भाई क्या हो रहा है, किसने नहीं देखा? वो वीडियो तो आज भी उपलब्ध है। कौन नहीं जानता था नीरव मोदी के रिश्ते किससे किस रूप में थे, और कौन नहीं जानता था माल्या तो तमाम सरकारों के साथ रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं। वो अभी स्टैंडिंग कमेटी में एविएशन मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के परमानेंट मेंबर के तौर पर, जबकि उनका अपना विमान चल रहा था किंगफिशर। कमाल की स्थिति है। यानी लाभ पहुंचाना है तो खुलकर पहुंचाइए, और कॉरपोरेट अगर मित्र हो जाए तो उस फिर आप राहत की सांस ले सकते हैं। आने वाले वक्त में पॉलिटिकली ये मदद कर देगा हमारी, और राजनीति करने में हमको रियायत होगी। जनता हमको मानते रहेगी कि हमने तो कुछ नहीं कमाया, लेकिन अपने कॉरपोरेट मित्रों को हमने इतना रईस बना दिया कि जब भी हम क्राइसिस में होंगे तब तक वो पैसा देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हमारे ही कार्यकाल में उनका नेटवर्थ और प्रॉफिट और सारी चीजें बढ़ी है। और अब तो सारी कंपनियां मल्टीनेशनल हैं, तो देश के भीतर अगर इकोनॉमी ठप भी हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो खादान है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो रहा है, जो माइनिंग्स का काम हो रहा है, वो सारी चीजें वहीं से पैसा आने लगेगा। तो यह राजनीति का नया मंत्र है कि आप खुद को ईमानदार दिखाइए और अपने करीबियों को पॉलिसीगत तरीके से डेवलप करते चले जाइए। देश की इकोनॉमी ठप हो लेकिन आपकी पॉलिटिकल कैपिटल का रास्ता, वो पाइपलाइन लगातार बनी रहेगी। और ये हम लोगों ने 2013-14 में नज़ारा देखा भी था, जब अडानीज का चार्टर्ड लगातार इस देश में घूम रहा था चुनाव प्रचार कराने के लिए, और गुजरात के मुख्यमंत्री उसमें सवार होते थे, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो नेटवर्थ जो 7 बिलियन से बढ़ते बढ़ते 123 बिलियन तक पहुंच गया। यूं ही नहीं पहुंचा, ये रिटर्न अंबानीज को भी एक वक्त हुआ, ये रिटर्न कॉरपोरेट में कईयों का हुआ है। ऐसा नहीं है कोई अछूता रहा इससे, या कोई कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी ना किया हो। लेकिन मोनोपोली किसी एक व्यक्ति की होती चली जाए और वो कॉरपोरेट के ऊपर जो कर्ज हो बैंकों का, तो बैंक तो तबाह हो जाएंगे अगर उसने एक बार हाथ खड़ा कर दिया, या इस देश के भीतर में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई और उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर यह एक क्राइसिस की परिस्थितियों को समझने का दौर है। लेकिन बहरहाल इसके बाद निकल कर आइए कि जानकारी एमएसएमई का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें लगभग 364 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि लगातार घाटे में है, और इसमें इतना कम निवेश हुआ है कि उनकी परिस्थितियां नाजुक हो गई हैं। 364 इंडस्ट्री, और एक तरफ जिक्र हम सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों का लगातार कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में आकर यह मुनाफा कमा रही है। आखिरी बात, क्या वाकई इस देश की अर्थव्यवस्था राजनीति के साथ मिलकर एक ऐसे ढांचे को इस देश में तैयार कर रही है जिसमें अर्थव्यवस्था की तरफ से हम लोगों ने आंखें मूंद ली है, और पॉलिटिकल लाभ जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है उस जीत में ही हम देश की इकोनॉमी भी देखना चाहते हैं, देश में नौकरी भी देखना चाहते हैं। यानी वो जीत रहा है तो हम मान रहे हैं कि वो सारी चीजें जो कही जा रही है वो उपलब्ध हो रही है। यानी जो क्राइसिस है उस क्राइसिस मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल जीत है, और पॉलिटिकल जीत ही भारत के भीतर में इकोनॉमिक क्राइसिस को भी ढक लेगी, बेरोजगारी को भी ढक लेगी, एजुकेशन सेक्टर के क्राइसिस को ढक लेगी, या जो भी सोशल क्राइसिस होगा उसको भी ढक लेगी। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है, या दूसरी इसके उलट की परिस्थिति है कि पहली बार इस देश को चलाने के लिए धीरे धीरे कम होते प्लेयर्स अब उंगलियों पर गिने जाने लगे हैं, और एक वक्त के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि 4 से 5 लोग ही इस देश को चला रहे हैं। और चलाने का मतलब यह होता है उस देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी को अपने हिसाब से मॉनिटर करते हुए इंप्लीमेंट कराना, और उस इंप्लीमेंट कराने में बैंक भी होंगे, आरबीआई भी होगा। तो आप क्या करेंगे, सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।